नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी गाइडेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वो चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। भारत का विदेशी व्यापार यानी कि जो भारत देश है उसका आखिरकार जो विदेशी व्यापार किस तरीके से किया जाता था उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए एक बार इसका शुरू करने से पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या आखिरकार हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पहला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार यानी कि जो विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता के समय भारत का जो विदेशी व्यापार होता था किस तरीके से होता था उसके बारे में है। और तीसरा टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता हुआ था आखिरकार भारत 1947 में, उसके बाद में भारत का जो विदेशी व्यापार होता था किस तरीके से होता था जो 1947 के बाद होता था उसके बारे में है। और चौथा टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है अंतर्दृष्टि व्यापार नीति तथा आयात प्रतिस्थापना नीति क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि है क्या अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष। पहला टॉपिक हमारा ये जान लेते हैं शुरू करने से पहले कि आखिरकार जो विदेशी व्यापार का संगठन होता था ना, कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है। एक हिसाब से जो है विश्व व्यापार संगठन उसका होना क्यों जरूरी है तथा इसके कुल कितने सदस्य शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। IMF यानी कि विश्व व्यापार संगठन में विश्व बैंक के ऋण तथा प्राप्त करने के लिए तथा अन्य देशों के साथ साथ मुक्त व्यापार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तथा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश के वैश्विक रूप से होते हुए भी विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकते तथा वर्तमान में 164 सदस्य हैं। यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य थे उस समय, और 164वां सदस्य जो था 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। जो अफगानिस्तान जो देश था उसको इसमें शामिल किया गया था। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है आखिरकार। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी दिवस व्यापार है क्या है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन विदेशी व्यापार होते थे इसमें अधिक मात्रा में विश्व में प्रत्येक देशों में कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे तथा कुछ अन्य वस्तुओं का आयात भी करते थे। यानी कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश में पूर्ण रूप से रोजगार नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से जो संसाधन होते हैं उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी न किसी देश में कुछ ना कुछ कमी होती है ताकि क्योंकि वो किसी दूसरे देश से जो वस्तु है उसकी पूर्ति कर सके, मंगा सके। ठीक है, अलग अलग देशों में के बीच जो अलग अलग देश होते हैं इनके बीच में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मात्रा में निर्यात और आयात है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसे ही कहा जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या होते हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें लाभ क्या होते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को सुविधाजनक रूप से पूर्ति करता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है, और जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ना एक दूसरे के देशों से उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है बहुत ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे देश के लिए, कि जो वस्तुओं की कमी होती है एक दूसरे के देश में कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है जिनका उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और हमारा थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार के विस्तार के माध्यम से निवेश के अवसरों को अधिक मात्रा में बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, एक देश का जो इन्वेस्टमेंट होता है खर्च करता है अधिक मात्रा में जो पूर्ति आवश्यकताएं होती हैं वस्तुओं की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि जो दूसरे देश होते हैं उसको खरीद सकें उन वस्तुओं की, और उसके बदले उनको पैसे भी मिल सकें अधिक मात्रा में। और हमारा फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि भी एक हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक इंजन की भांति कार्य करता है, एक इंजन के रूप में काम करता है। यहाँ GDP समृद्धि की गति को हिला करता है और इस अधिक मात्रा में व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है, यानी कि जो द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। द्विपक्षीय व्यापार ये होता है एक दूसरे के देश में व्यापार करना, और बहुपक्षीय सभी देशों से व्यापार करना, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं, कि एक देश दूसरे देश से सिर्फ जो किस तरीके से आखिरकार जो माल होता है वो मंगाता है और अपने जो आवश्यकताएं उसकी होती हैं वस्तुओं की और
उसकी पूर्ति भी करता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ देखते हैं द्विपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है एक व्यापार समझौता जिसमें दो देश शामिल होते हैं, यानी कि जो एक द्विपक्षीय देश व्यापार का अर्थ यही होता है कि एक देश दूसरे देश से शामिल होता है, उसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है विश्व व्यापार संगठन में कहीं ना कहीं गठित पूर्ण रूप से देशों में द्विपक्षीय व्यापार का प्रचलन चलता ही रहता है। आगे देखते हैं बहुपक्षीय व्यापार किसे कहते हैं। बहुपक्षीय व्यापार से आप डायग्राम से समझ सकते हैं किस तरीके से आखिरकार जो बहुत सारे देश जो हैं एक दूसरे से शामिल होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं उनकी जो जुड़ी होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो द्विपक्षीय व्यापार पहला हमारा है एक व्यापार समझौता जिसमें दो देश से अधिक शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक देश शामिल होते हैं, इसे बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। जिसमें देश शामिल तो होते ही होते हैं लेकिन बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन बहुत ही अच्छे व्यापार समझौते का पक्षधार के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है, टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था। आखिरकार जो स्वतंत्रता हुई थी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो देश जो है आज़ाद हुआ था उस समय, उसके बाद में जो स्वतंत्रता के समय आज़ाद हुआ देश हमारा, उसके बाद में जो व्यापार की व्यवस्था थी ना, अर्थव्यवस्था थी, किस तरीके से थी उसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा है ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी वैश्विक शोषण को अधिक मात्रा में सहन किया है। जो शोषण किया जाता था अधिक मात्रा में वैश्विक, उसको बहुत ज़्यादा सहज किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा आखिरकार जो होता था उस समय बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कम किया है इन्होंने। और सेकंड पॉइंट हमारा है ब्रिटिश हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अपने घरेलू उद्योग एक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करते थे और एक विदेशी निर्यात के रूप में भी कार्य करते थे। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है आगे इसी में भारत से कच्चे माल का अधिक मात्रा में निर्यात करते थे, यानी कि जो अंग्रेजी शासन होता था उस समय अधिक मात्रा में जो था कि मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये होता था भारत के साथ, जो कि भारत के पास कच्चे माल अधिक मात्रा में उपलब्ध होते थे तो वो अपने ही देश ले आते थे ताकि हमारी पूर्ति कम हो सके और उनकी पूर्ति अधिक मात्रा में हो सके। वो ये चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि भारत का क्या होगा, भारत की जो कच्चे माल, भारत के आखिरकार जो व्यापार है समझौता किस तरीके से होता था उसके बारे में उन्होंने कुछ परवाह नहीं की, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने भला के बारे में उसने सोचा और कच्चे माल सारे पदार्थ जितने भी होते थे यहाँ से वो ले गए। ठीक है, निर्यात के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को अधिक मात्रा में बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय हस्तकला का पतन भी होने लगा और इसके कारण अधिक मात्रा में जो महत्वपूर्ण गिरावट थी ना वो आने लगी थी। ठीक है, हस्तकला में, हस्तकला आप जानते हो कि हाथों से जो गुठलियाँ अधिक मात्रा में जो कलाएँ होती थी हाथों से बनाई जाती थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है व्यापार की रचना तथा अधिक मात्रा में व्यापार की रचना अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाती है, क्योंकि हमारे यहाँ यादों में कच्चे माल का एक मात्रा में बहुत बड़ा भाग जो है इसके अंदर शामिल है, किया भी गया है, जबकि आय को तो यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वस्तुओं का बहुत बड़ा भाग भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्या है हमारा थर्ड टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता के बाद आखिरकार भारत का विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था। इसके अंदर सम टॉपिक्स हैं कि आखिरकार जो हेडिंग्स है ना उनके अनुसार किस तरीके से आखिरकार है कि पेपर में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि आखिरकार जो स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था, सिंपल से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में। तो आइए पहला टॉपिक हमारा देखते हैं विदेशी व्यापार किस तरीके से होता था, आखिरकार जो विदेशी की रचना होती थी इसके बारे में बताया गया है। और कृषि निर्यात के प्रतिशत भाग में अधिक मात्रा में गिरावट आई है उसके बारे में बताया गया है कि आखिरकार जो कृषि का क्षेत्र है ना कहीं बहुत ही भाग में जो होता है कहीं ना कहीं गिरावट आई ही आई है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा है तीसरा पॉइंट है परंपरागत मंदों के प्रतिशत भाग में अधिक मात्रा में गिरावट आई है। आइए एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, मतलब जानते हैं कि है क्या। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है विदेशी व्यापार की रचना, यानी कि जो विदेशी व्यापार थी ना उसकी अधिक मात्रा में रचना किस तरीके से की जाती है तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, व्यापार की रचना से अभिप्राय निर्यात और आयात की अधिक मात्रा में कीमतों से है, जो कीमतें की जाती थी आखिरकार जो आयात और निर्यात से जो प्रॉफिट मिलती थी कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी उस समय के लिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है भारत के विदेशी व्यापार की अधिक मात्रा में रचना एक अच्छा खासा परिवर्तन हुआ था उस समय, और ये परिवर्तन देखने को भी मिला था क्योंकि जो वस्तुएं थी ना उनका आदान प्रदान किया जाता था और कहीं ना कहीं एक हिसाब से इससे भी प्रॉफिट भी मिलता था।
और सेकंड पॉइंट हमारा है कृषि निर्यात के प्रतिशत भागों में गिरावट, यानी कि जो कृषि की बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी ना उस समय, क्योंकि कच्चे माल के पदार्थ जितने भी होते थे भारत में, जितने भी थे अंग्रेजी शासन के दौरान वो अपने देश ले गए, ठीक है, और भारत को एक हिसाब से कच्चे माल के रूप में भारत को खोखला कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो कृषि थी ना, कृषि के निर्यातक में किस तरीके से आखिरकार जो प्रतिशत में थे कि किस तरीके से आखिर गिरावट आई है उसके बारे में बताया गया। तो एक बार जान लेते हैं क्या है ये। कुल निर्यातकों में कुल मंदियों के पश्चात इसके प्रतिशत भाग में काफ़ी अधिक मात्रा में गिरावट आई है, ठीक है। अपने घरेलू उद्योग के लिए भारत में कृषि वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, यानी कि जो भारत था उस समय कच्चे माल के रूप में बहुत ज़्यादा जो निर्यातक के रूप में जो अंग्रेजी शासन के दौरान था उस समय बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था उन्होंने, ताकि कच्चे माल का पदार्थ जो है भारत देश में रह ही ना जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल तरह से, ठीक है। देश की जनसंख्या काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण कृषि वस्तुओं की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृद्धि नहीं हुई थी। इसलिए आप जानते हो कि 1950 मतलब 1960 से लेकर के 1990 के बीच में भारत ने भी बहुत ज़्यादा विदेशों से जो है अधिक मात्रा में आयात किया है, मंगाया है। निर्यात तो बहुत ही कम किया, लेकिन आयात अधिक मात्रा में किया, मंगाया है बहुत से वस्तुओं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, अधिक मात्रा में जो खनिज पदार्थ होते हैं जो कि आवश्यकता होते संसाधन होते हैं उनको भी अधिक मात्रा में भारत देश ने मंगाया है बाहर से, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है, टॉपिक है परंपरागत मद्यों के पश्चात जो प्रतिशत में किस प्रकार से आखिर हमारी गिरावट आई है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत के निर्यात के पश्चात हैं मंदों में जूट, चाय, खदान और खनिज अधिक मात्रा में इसके अंदर शामिल किया गया है। और स्वतंत्रता के समय यहाँ भारत के निर्यात का बहुत बड़ा भाग था जो इसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन विश्व के कार्यक्रम जो विकास के कार्यक्रम थे ना अधिक मात्रा में शुरू किए गए थे, होने के साथ इन्हीं मंदों का भी घरेलू मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी और होती भी गई, जिसकी वजह से कुल निर्यातक में अधिक मात्रा में घटने का प्रयास घटने लगा था, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो मंदी का कारण था ना वो घटने लगा था, और जो वृद्धि का विकास का जो प्रक्रिया हो गई थी ना वो बहुत अधिक मात्रा में शुरू हो गई थी भारत की। आगे देखते हैं क्या है, विदेशी व्यापार की दिशा किस प्रकार से, यानी कि जो विदेशी व्यापार है ना इसकी दिशा किस तरीके से थी उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है सन 1951 में से भारत के विदेशी व्यापार दिशा की काफ़ी अधिक मात्रा में परिवर्तन आया है, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा बहुत सारी नीतियाँ अपनाई गई थी, क्योंकि जो आखिरकार जो संविधान में लिए गए थे किस तरीके से आखिरकार दूसरे देशों से निर्यात किया जाए वस्तुओं का, किस तरीके से आखिरकार परिवर्तन किया जाए नियम के अनुसार, उसको भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया था उन्होंने। और सेकंड पॉइंट हमारा है हमारे व्यापारिक भागीदारी की सूची में समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में विस्तार भी हुआ कहीं ना कहीं। और थर्ड पॉइंट हमारा है इससे यहाँ बात पता चलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने एक सशक्त आधार प्राप्त कर लिया, सशक्त आधार बना लिया, बहुत मजबूती से बना लिया है, उसके बारे में बताया गया है। और हमारा फोर्थ टॉपिक है अंतरिक्ष दृष्टि नीति। आंतरिक दृष्टि नीति क्या है, आयात प्रतिस्थापना नीति भी कहा जाता है इसे, तथा इसके बुरे प्रभाव तथा अच्छे प्रभाव क्या हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है आयात प्रतिस्थापना से अभिप्राय, यानी कि जो आयात प्रतिस्थापना से अभिप्राय है किसी भी देश के अंदर उन वस्तुओं के उत्पादन से होता है जिनका आयात विश्व से करता है, यानी कि जो विश्व व्यापार के द्वारा एक देश जो होता है दूसरे देश पर किस तरीके से व्यापार करता है उसके बारे में बताया गया। इसी नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय की बचत के रूप में कार्य करता है, बचत कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है विदेशी प्रतियोगिता, यानी कि जो विदेशी प्रतियोगिता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से जोड़ी जाती है, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आगे का जो विदेशी प्रतियोगिता भी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, ठीक है, कि कौन सा देश कितना अधिक मात्रा में जो है कच्चे पदार्थ का निर्माण करता है और कौन सा देश नहीं करता है, ठीक है। तो अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए भारत में व्यापार नीति का अनुसरण किया गया तथा आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति कहा गया इसे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास पर इसके लिए अच्छे तथा बुरे प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आखिरकार प्रभाव हैं इसके। अच्छे प्रभाव, पहले इसके हम अच्छे प्रभाव जान लेते हैं कि अच्छे प्रभाव किस तरीके से हैं, ठीक है। पहला हमारा है संरचनात्मक, यानी जो संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर, यानी कि जो संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो विकास की उच्च दर थी ना इसके कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत अच्छे प्रभाव रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा है हरित क्रांति के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, जो औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद था ना जीडीपी में अधिक मात्रा में प्रतिशत योगदान लगभग 12% था उस समय, लेकिन 1951 में
जब ये बढ़कर 25% हो गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 23% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 1947 में केवल ये 12% था उस समय, लेकिन उस समय बावजूद उद्योग का क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन, लेकिन 1951 में ये बढ़कर के 25% हो गया था। तीसरा पॉइंट हमारा है 1991 में छोटे पैमानों के उद्योग का संरक्षण प्राप्त होने के साथ साथ उन लोगों का भी निवेश करने के नए नए अवसर मिलते गए तथा जिनके पास अधिक मात्रा में पूंजी नहीं होती थी। आगे देखते हैं, इसके बुरे प्रभाव जान लेते हैं क्या है एक बार। ठीक है, इसके बुरे प्रभाव जान लेते हैं। बुरे प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे ना, उसके संरक्षण में अकुशलता सार्वजनिक एक अधिकार को जन्म दिया था तथा दूरसंचार लगभग 1990 तक सरकारी एक अधिकारी था जो लोगों को कई वर्षों तक फ़ोन के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता था उस समय, क्योंकि केवल 1990 की बात नहीं है, 1990 की पहले की बात है ये सारा। उस समय की फ़ोन के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग प्रतीक्षा बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, की प्रतीक्षा कि आखिरकार जो फ़ोन था ना उसके कनेक्टिविटी जुड़ने के लिए जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उस समय, उतना ज़्यादा हाई नहीं थी। ठीक है, प्रतीक्षा करना पड़ता था लोगों को। लेकिन आज की बदलती हुई परिस्थिति को देखकर हमें बार बार निःशुल्क और फ़ोन कनेक्शन लगवाने के लिए एसएमएस प्राप्त होते रहते हैं, ये सारे एसएमएस प्राप्त होते रहते हैं, आते ही रहते हैं। इसके बारे में बताया गया है पूरे प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ जो 5th चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी आखिरकार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।